वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि असल में फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए, फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर कोई भी चीज़ किसी ओपनिंग से निकल के आ रही हो तो उसे फ्लक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये हुप या एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर लूँ, ठीक है, तो इसके अंदर से अगर कुछ भी चीज़ निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे वाटर का। तो वाटर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे देयर इज ए वाटर फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस रिंग। लेकिन वाटर फ्लक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो फ्लक्स को डिफाइन हमने कर दिया, बट उसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम इससे निकल रहा है वो कंसीडर किया जाएगा एज वाटर फ्लक्स। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बन गई हमारी वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड, फॉर्मूला बन गया, और यूनिट बन गई मीटर क्यूब पर सेकंड। फिजिकली अगर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करने लगे तो देखिए, इसको अगर हमने एक फॉर्मूला बनाना है इसके लिए, तो देखिए आप वाटर की वेलोसिटी और एक लूप का एरिया अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वाटर की वेलोसिटी जो होती है उसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड, और जो लूप का एरिया होता है उसकी यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर। जब ये कंबाइंड होगी तो देखिए इसकी यूनिट भी वही आ रही है, मीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि किसी भी फ्लक्स को, क्वांटिटी को अगर आपने मेजर करना है तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेंस दे देता है आपको कि कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आ रहा है। ये बात हो गई हमारी वाटर फ्लक्स की, या जनरली कह लें फ्लक्स की। अगर हम इसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उससे पहले हमें थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी एग्जांपल से समझते हैं कि बेटा सपोज करिए कि अगर इसमें से वाटर बाहर निकल रहा है तो वी आर सेइंग कि दैट वाटर फ्लक्स इज कमिंग आउट। लेकिन अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन धीरे धीरे चेंज करता हूं, मैंने इसकी ओरिएंटेशन धीरे धीरे चेंज करी, तो क्या अब भी उतनी ही क्वांटिटी का वाटर इसमें से निकलेगा। देखिए, वाटर का फ्लो सीधा सिंपल सीधा सीधा जा रहा है। जब तक ये ऐसे था देयर इज ए मैक्सिमम फ्लो, लेकिन जैसे ही ये चेंज हुआ अब कुछ वाटर इसके अंदर से नहीं जा पाएगा, वो सामने से निकल जाएगा, और एक ऐसी ओरिएंटेशन आएगी बिल्कुल ऐसी जिसमें वाटर इसके अंदर से आर पार नहीं जा रहा है, वो इसके साइड से जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसकी ओरिएंटेशन पे भी ये बात डिपेंड करती है कि कितना फ्लक्स इसके अंदर से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे रखता हूं देन मैक्सिमम वाटर इज गोइंग आउट, एंड अगर मैं ऐसे रखता हूं देन देर इज मिनिमम, यानी जीरो जो है वाटर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आपका इसका ओरिएंटेशन है जिसको हम एरिया से ट्रीट करेंगे कि एक एरिया है इसका, उस पे जो डिपेंडेंस आ रही है फ्लक्स की, तो ऐसा देखा गया कि एरिया को भी एज ए वेक्टर ट्रीट करना जरूरी हो गया है। अब एरिया को जनरली जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो एज ए स्केलर क्वांटिटी पढ़ाया जाता है, लेंथ एरिया को, बट यहाँ पे वो सेंस आ गया है कि राइट नाउ हम इसे डिफाइन करें कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड यही है, नीड फॉर ट्रीटिंग एरिया एज ए वेक्टर। तो बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया वी सी दैट फ्लक्स इज आल्सो चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन इफेक्टिव एरिया। देखिए, इफेक्टिव एरिया का सेंस यही है कि पहले इतना एरिया था, जैसे जैसे आप चेंज करेंगे अब इफेक्टिव एरिया कम है, अब वाटर कम निकलेगा इसमें से, और इस तरीके से और कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखें तो फिजिक्स में हमें ये चीज़ जरूर देखनी होती है कि अगर हम किसी चीज़ की मॉडलिंग कर रहे हैं, खास करके मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो हमें उस चीज़ को एक मैथमेटिकल सेंस प्लस फिजिकल सेंस दोनों मेंटेन रखने हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस एरिया की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए कौन सा मैथमेटिकल सेंस या कौन सा ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो अच्छे से इस पे सूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पूरे सरफेस का, अगर मान लीजिए प्लेनर सर्कुलर सरफेस यहाँ पे मैं बना लूँ और एरिया को एज ए वेक्टर दूं जिसकी डायरेक्शन इस सरफेस से बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर आप इधर से देखें तो इस तरफ परपेंडिकुलर है, इधर से देखें तो इस तरफ परपेंडिकुलर है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस वक्त पर मैक्सिमम फ्लो था, जैसे ही ये एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे आ गया, ठीक है, तो फ्लो बिल्कुल जीरो हो गया। अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं इसे अब ऐसे बोल सकता हूँ कि जब एरिया वेक्टर का और जो फ्लो था उसका 0 डिग्री का एंगल था तो फ्लो मैक्सिमम था, और जब एरिया वेक्टर का और फ्लो के बीच का एंगल 90 डिग्री था तो फ्लो मिनिमम या जीरो हो गया। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी मुझे मैथमेटिक्स में ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा फॉर्मूला जो जब जीरो का सेंस बनाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे, और जब 90 का सेंस बने तो वो मिनिमम वैल्यू दे। ऐसी प्रॉपर्टी हमें पता है कॉस जीरो के साथ होती है, यानी कि कॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट करा जा सकता है, और इसीलिए एरिया वेक्टर को जब हम ट्रीट करते हैं तो हम इसे एरिया को एज सच वेक्टर तो बोल सकते हैं, लेकिन जब हम फ्लक्स में उसे इंक्लूड करते हैं तो ये जो हमारा प्रीवियसली जो हमने फॉर्मूला बनाया था कि वाटर फ्लक्स
वेलोसिटी इंटू एरिया होगा। अब जनरली उसको वाटर फ्लक्स को सही सेंस देने के लिए वेलोसिटी इंटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ही कॉस आता है। अब हमारा सेंस बिल्कुल क्लियर है, वी ए कॉस थीटा हमारा नया फॉर्मूला हो गया। यूनिट अब भी वो रहेगी बिकॉज रेशियोज आर डायमेंशनलेस, मीटर क्यूब पर सेकेंड ही इसकी यूनिट रहने वाली है। लेकिन अब सेंस बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब आपका ऐसे था तो एरिया, तो बेसिकली आपका जो एंगल है वो 0 था, cos 0 1 होता है, यानी ये फॉर्मूला उस वक्त पर बन जाएगा VA cos 0 1 होता है। और जब ये इस तरीके से बनेगा तो 90 डिग्री एंगल है फ्लो के साथ, तो cos जो है 90 0 होता है, तो आपका फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो देखिए आपने फॉर्मूला जरूर बनाना है, लेकिन उसका जो फिजिकल सेंस है या फिजिकल आइडिया वो रिटेन रहना चाहिए। तो इसी तरीके से फ्लक्स की जो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे लिए, वो हो गई कि फ्लक्स इज डिफाइंड एज द, ये सरफेस इंटीग्रल, अभी तो मैं बोलूंगा कि सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली देखिए अगर ये डिफरेंशियल लेवल पे जाए तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फ्लक्स, वाटर फ्लक्स जो हो गया आपका इंटीग्रल, अगर ये वेलोसिटी वेरी करती हो और एरिया भी अलग अलग शेप का हो, तो इस तरीके से एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ये बात थी वाटर फ्लक्स की, लेकिन ये किसी भी चीज के फ्लक्स पर, जैसे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर भी एप्लीकेबल है। कल को मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर भी वैलिड है। तो फ्लक्स इज जनरली डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये आपके टॉपिक और आपके जो सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लक्स यू आर स्टडिंग। तो अब बात करते हैं इसी के साथ अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये है इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वो वाला फ्लक्स अगर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वाटर था या वाटर की वेलोसिटी था, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर E डॉट डी एस हमने देखिए लिख दिया है, फ्लक्स को एक सिंबल दे दिया है आपके सामने, ये रहा आपका फ्लक्स का सिंबल फाई E, ठीक है। E डॉट डी एस हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सपोज करिए पॉइंट चार्ज का एग्जांपल लेते हैं। ये रहा मेरा पॉइंट चार्ज, मैं इस पॉइंट चार्ज को ऐसे बनाता हूं और इससे फील्ड लाइन सारी, अगर ये पॉजिटिव है तो सारी बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सिर्फ 2 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं, असल में ये 3 डायमेंशनल फील्ड है। 3 डायमेंशनल कुछ इस तरीके से कि अगर मैं ये स्फीयर देखता हूँ और इसके अंदर मैं एज्यूम कर लूँ कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो ये सारी डायरेक्शंस में ऐसे भी निकल रहा है, जबकि बोर्ड पर मैं आपको सिर्फ एक प्लेनर ही दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये सारी डायरेक्शंस में है। तो फील्ड की स्ट्रेंथ किस बात से मेजरमेंट होगी कि कितनी फील्ड लाइन इस एरिया पे जा रही है। तो फील्ड लाइन की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, और डीएस तो अपने आप में एरिया ही होता है। इसीलिए जो फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, ये एरिया से एरिया कट जाएगा, तो फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड हो गया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेशन आती है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है, वहां पे आपने लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, is defined as relative number of field line passing through the unit area held perpendicular in the direction of field। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी होगी, यूनिट तो आप इस फॉर्मूले से बना लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और डीएस यानी मीटर स्क्वायर एरिया होता है, तो यूनिट आपकी बन गई। बट बेटा आपने देखा होगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखी है रिलेटिव, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ही लिखी है, जबकि मैंने ऊपर प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फील्ड लाइन दिखाया था। ये रिलेटिव टर्म का सेंस ये है बेटा, देखिए फील्ड लाइन ना एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। फील्ड लाइन कोई ऐसा नहीं है कि एक फिक्स है कि भाई इतनी ही फील्ड लाइन बननी है। तो रिलेटिव कंसेप्ट का सेंस ये है कि सपोज करिए आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और आपने वहां पर एक चार्ज क्यू लिया है, और उस क्यू चार्ज को आपका मन क्या, वो प्लस क्यू था, आपने उसे दे दी 4 लाइन्स, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ पे 8 लाइन भी दे सकता था, ये टोटली उसके इस शार्पनेस ऑफ द पेंसिल पे डिपेंड करता है, वो कितना अच्छे ड्राइंग कर सकता है, वो उसका मन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज लॉजिक बताना था, फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर मल्टीपल डायरेक्शंस में 3 डायमेंशनली। लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन में कहीं पे 2q चार्ज को बनाएगा, तो जिसने 4 लाइन q को दी थी उसे 2q को बेटा 8 लाइन देनी ही पड़ेंगी। तो 2 3 4, अब ऐसे 5 6 7 8, और जिसने q को ही जो है 10 लाइन दी थी वो 2q को 20 देगा। इसीलिए क्योंकि ये एक रेफरेंस तरीके का सिस्टम है, रिलेटिव सिस्टम है, इसलिए डेफिनेशन में भी हमेशा रिलेटिव लिखा जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कि फील्ड लाइन के जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये आपको पता चल जाए कि ये डिफाइंड एज रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। पहली बात, ये फील्ड लाइन की तरफ बोली इसलिए जाती है बिकॉज आप देखिए इस फॉर्मूले में एरिया से एरिया कट जाएगा,
तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन वहां पे भी ये वर्ड है रिलेटिव। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए फ्लक्स का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे आप देखिए केस 1 हम ले रहे हैं। पहला केस हमारे पास है कि जब सरफेस क्लोज्ड हो, कोई भी सरफेस है जो हम क्लोज्ड ले रहे हैं और जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या फिर कह लो फील्ड कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला हमारा यही था। अब सरफेस क्लोज्ड है तो आप देखिए फॉर्मूले में ये क्लोज्ड इंटीग्रल हमने इस्तेमाल किया है। अब इसमें होगा क्या बेटा, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो इस इंटीग्रेशन से, हम इंटीग्रेशन का रूल है कि कांस्टेंट चीज बाहर आ सकती हैं। तो आप देखिए ई बाहर आ गया और ये डॉट भी बाहर आ गया, बचा अंदर ds वेक्टर और क्लोज्ड लूप है और जो स्ट्रक्चर है आपका वो भी क्लोज्ड है। इस केस में हमेशा ध्यान रखिए कि ds वेक्टर ऑन एनी क्लोज सरफेस या 3D सरफेस जीरो होता है। क्लोज सरफेस होने के लिए 3 डायमेंशन अपने आप ही हो जाएगा। एक 2 डायमेंशनल चीज कभी क्लोज्ड हो ही नहीं सकती। ये पेपर है एक, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा, ये कभी भी क्लोज्ड, ये अपना मतलब क्लोज्ड हो ही नहीं सकती, वरना फिर अपने आप ही कहाँ पहुंच गई, 3 डायमेंशन में पहुंच गई, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब आ गई। तो इसलिए ds वेक्टर किसी भी क्लोज सरफेस पे ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली 3D सरफेस ही होती है। अब ऐसा क्यों होता है, जरा सा इसे एक सेंस लेके समझते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के डायग्राम है क्लोज फिगर के लिए। देखो अगर एक क्लोज फिगर हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं और एक दूसरी हम बना सकते हैं, यहाँ पे मैं दोनों एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है, एक सर्कुलर मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कुलर से एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए अगर कोई सर्कुलर फिगर है, आप वहां पे छोटा सा ds वेक्टर बनाओगे कहीं पे, तो मान लीजिए आपने बनाया एक ds वेक्टर बिल्कुल ऐसे ही, तो इस बात की गारंटी है कि बिल्कुल इसके अपोजिट कोई ds वेक्टर यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। तो ds1, ठीक है, माइनस ds1 इसे हम बोलेंगे। फिर इस तरफ अगर मैं कोई बनाऊंगा, मान लीजिए मैं उसका नाम दे देता हूँ ds2, तो एग्जैक्टली ऐसा इधर भी होगा ds, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट बनाना है। तो आप देख सकते हैं अपोजिट ही बनाने हैं, डायग्राम में थोड़े टेढ़े भी हो रहे हैं, लेकिन आप सेंस समझिए, इधर बनाएंगे उधर भी होगा। तो स्क्वायर में भी ऐसा होगा, और ये सिर्फ स्क्वायर के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो वो क्लोज्ड है ही इसीलिए कि उसके सरफेस के जो एलिमेंट्स आप छोटे छोटे ds वेक्टर बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपको एक अपोजिट वाला मिल ही जाएगा। अगर आप यहाँ पे ds1 बनाते हैं तो कहीं पे बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट उसी डायरेक्शन में जाता हो, ये देखिए ds1 डैश मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है मान लीजिए आपका मन करता है यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है आपका ds2 होगा, तो एग्जैक्टली जो है कहीं पे ऐसा ds2 भी मिल जाएगा। यानी आइडिया यही है कि जो आपका फॉर्मूला था E डॉट ds इंटीग्रल में, अगर सरफेस क्लोज्ड है, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप इस ds को जीरो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऊपर वेक्टर निशान है, और मैंने यहाँ पे स्पेशल भी मेंशन किया, रिमेंबर ऑन ए क्लोज सरफेस ds वेक्टर अगर अंदर आ गया तो वो जीरो होगा। लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कहीं कहीं पे ds इंटीग्रेशन के अंदर आया और वो कोई स्पेयर हुआ तो किसी ने 4πr² लिख दिया, उसमें उस केस में ध्यान रखिएगा अंदर वेक्टर नहीं रहा होगा बेटा, अंदर वेक्टर का सिंबल नहीं रहा होगा, अंदर वहां पे कोई स्केलर सिंबल रहा होगा। जैसे खाली ds होगा तो इस पेयर का एरिया इंटीग्रेशन में ऑन ए क्लोज सरफेस वही आएगा जो होता है 4πr² कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखना ds अगर वेक्टर है तो ऑन एनी क्लोज सरफेस वो जीरो आ जाएगा, और ds अगर स्केलर है तो वो उस पर्टिकुलर फिगर का एरिया दे देगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो देखिए केस 2 कुछ इस तरीके से है। केस 2 में क्या है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है लेकिन सरफेस फ्लैट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस फ्लैट है, तो देखिए इसमें भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, ds वेक्टर हुआ। अब क्लोज सरफेस नहीं है तो देखिए इंटीग्रेशन में यहाँ कोई भी क्लोज का निशान नहीं है, वो चीज हमने अब हटा दी है। ठीक है, क्योंकि जो लॉजिक है वही हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे सरफेस फ्लैट है, एक एग्जांपल है, जैसे ये एक फ्लैट सरफेस है, तो अभी हम आगे बताएंगे किसी भी फ्लैट सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका उस सरफेस पे नॉर्मली बनाइए, वो बाहर की तरफ हो सकता है, हमेशा नॉर्मल देखिए यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, तो हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए, प्लस जहाँ आपकी नीड है, जहाँ फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ वो आप बनाइए। और तीसरी बात ये, अगर क्लोज सरफेस है तो जरूरी नहीं है उस क्लोज सरफेस की बहुत सारी सरफेसेस हो सकती हैं 3 डायमेंशनली, तो हमेशा आपने आउटवर्ड नॉर्मल बनाना है। आगे वो बात आएगी अभी, बट यहाँ पे ds वेक्टर, तो देखिए एक छोटा सा ds वेक्टर बनाया है, यहाँ पे आपको x y और z एक्सिस, देखिए x इधर है, y एक्सिस और z एक्सिस ऐसे दिखा रखा है।
दैट मीन्स ये जो पड़ा हुआ है आपका प्लेनर सरफेस ये एक्स और जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने से अगेन वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और ये ds वेक्टर क्या कर देगा, इस पूरे का एरिया दे देगा, इस पूरे सरफेस का। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर का एग्जांपल लिया तो ए, तो ये ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा और डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, वाई डायरेक्शन यानी कि जे कैप। तो यहाँ पे आप ई डॉट ए स्क्वायर जे कैप भी लिख सकते हैं, बट इन जनरल जरूरी नहीं है स्क्वायर आए, रेक्टेंगल आ सकता है, कोई और सर्कल का आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ई डी एस का बन जाएगा एस। ये फॉर्मूले ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज करिए इस तरीके क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, सरफेस क्लोज्ड हो, तो आप अपने आप समझ जाइए कि जो आपका फ्लक्स कैलकुलेशन होगी वो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी बेटा। और कहीं पे अगर ई जो है यूनिफॉर्म हो, जैसा हमने केस 2 में देखा, और सरफेस जो है वो फ्लैट है, तो आप आसानी से ये इंटीग्रेशन का वाला पार्ट हटा के सीधा ई डॉट एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वो सरफेस एरिया का एरिया कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पे पुट करना होगा वैल्यू। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये मैंने आपको बात बता दी, हाउ टू ड्रॉ ए नॉर्मल ऑन ए क्लोज सरफेस। तो बाय कन्वेंशन जो भी एरिया वेक्टर बनेगा वो क्लोज सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब है जैसे सपोज करिए मैं एक क्लोज सरफेस बना रहा हूँ, ये सिलेंडर मैंने इस पेपर से बना दिया, तो अब ये क्लोज सरफेस होगी। अब आप इसमें ये डिबेट कर सकते हैं सर सरफेस के परपेंडिकुलर तो अंदर भी बना सकते हैं, बेटा हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा। तो देखिए सिलेंडर के केस में ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और स्कर्ट सरफेस पे ऐसे नॉर्मल। स्पेयर के केस में सेंटर से पास करती हुई लाइन सारी नॉर्मल। क्यूब है तो क्यूब के केस में बाहर की तरफ आती है। तो ये कन्वेंशन है, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल वाला ही एरिया वेक्टर लिया जाएगा, तो इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ एक अच्छे क्वेश्चन के ऊपर जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है। हेमिस्फीयर का सेंस समझिए कि स्पेयर को आधा काटा गया है और वो नीचे से ओपन है, यानी वो बाद में कट ओवर होने के बाद जो नीचे का पोर्शन है वो सील नहीं किया गया, यानी एक कटोरा टाइप है। अब हेमिस्फीयर में बोल रखा है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए दो डिफरेंट केस में। पहले केस में ये हेमिस्फीयर है, फील्ड लाइन देखिए ऊपर जा रही है बिल्कुल, तो आप लॉजिकली चलेंगे, आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हेमिस्फीयर जो है आपका वो एक क्लोज सरफेस नहीं है बेटा। तो नीचे का ये जो सरफेस है, पहले मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये सरफेस ओपन है, नीचे से खुला हुआ है, नीचे मैं काटूं तो वो नीचे से ओपन रहेगा। लेकिन मेरे को अब बोला गया कि फ्लक्स निकालो, किसमें से, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट इन टू डिफरेंट केसेस। अब हेमिस्फीयर जब था नीचे से उसका पोर्शन था नहीं, फ्लैट वाला जब काट दिया गया था, यानी पूछा गया है इस कर्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अभी पीछे से पढ़ के आया हूँ कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि सरफेस जो है हेमिस्फीयर का क्लोज्ड है, यानी ये जो कटा हुआ पोर्शन था इसका, मैं उसके नीचे मान लेता हूँ कि कोई सरफेस था, यानी टोटल एक क्लोज्ड फिगर बना देता हूँ। अब मुझे पता है कि फील्ड ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड में जो क्लोज सरफेस होता है उससे फ्लक्स जो निकलती है वो जीरो निकलती है। डायरेक्टली मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि मैंने पढ़ा है कि भाई क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर वो जीरो ही आएगा। अब ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा ये दो चीजों से बना है, देखो एक कर्ड पार्ट से, स्पेयर का हेमिस्फीयर का घुमा हुआ पार्ट, और दूसरा पार्ट फ्लैट जो नीचे का बेस था, इन दोनों का सम मिला के जीरो है। अब मैं यहाँ पे पहले तो इन फ्लक्स को और जैसे अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मुझे पता है अगर फ्लैट सरफेस के लिए मैं एरिया की बात करूँ तो देखो ये रहा फ्लैट सरफेस, और इससे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल वही है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कर्ड प्लस फ्लैट है, तो मेरे से यहाँ पे कर्ड के लिए पूछा गया था, तो कर्ड क्या हो जाएगा, फ्लक्स कर्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लैट। अब फ्लैट के लिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकालने का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जो कि इस क्वेश्चन में है, ये अपने आप ई डॉट डी एस में कन्वर्ट हो गया। अब ई डॉट डी एस में कन्वर्ट होने के बाद हम जानते हैं ई एस कॉस 180 डिग्री। अब बेटा वो जो हेमिस्फीयर के नीचे का सरफेस था वो कैसा था, वो एक सर्कल ही होगा। हेमिस्फीयर को अगर आप देखोगे तो उसके नीचे का हाफ जो सरफेस सर्कल होगा और उसका रेडियस भी कितना, उसका रेडियस आर, तो उस सर्कल का भी रेडियस आर। तो देखिए ये कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे। अब अच्छा कॉस 180 कैसे आया, डॉट प्रोडक्ट में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऊपर की तरफ थी और जो सरफेस का जो वेक्टर था वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों नीचे की तरफ आएगा, अभी कन्वेंशन पड़ा था हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ ड्रॉ करना है, तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है और ये नीचे, तो इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो कॉस 180, कॉस में जब भी ऑड पाइज आते हैं तो जो वैल्यू होती है कॉस की वो नेगेटिव हो जाती है, यानी नेगेटिव 1 ही रहती है, कॉस पाई 3 पाई 5 पाई, तो कॉस पाई -1 होता है। ये हो गया ई एस का मतलब जो सरफेस एरिया था यहाँ पे एस, सरफेस एरिया भी मैंने आपको बताया पाई r स्क्वायर,
और आपने यूनिट लिख दी। तो देखिए आपको वैसे कैलकुलेट करने में जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे तो ये थोड़ा दिक्कत होती कि आप एरिया पे इंटीग्रेशन करते ई डॉट डी एस लगाते, फिर एस से आप कैलकुलेट करते एरिया कितना होता है इसका हेमिस्फेयर का, तो आपको दिक्कत होनी थी। लेकिन जैसे ही आपने एक लॉजिक बनाया कि भाई अगर ये सरफेस क्लोज्ड होती तब भी तो फ्लक्स जीरो होता, तो क्यों ना मैं उस लॉजिक का इस्तेमाल करके ही इस आंसर को आसानी से हम कर सकते हैं। अब दूसरा केस भी है इसका। देखिए दूसरा केस कुछ इस तरीके से, इस बार फील्ड यूनिफॉर्म है, स्ट्रक्चर ही वैसा है, लेकिन फील्ड को एक इंक्लिनेशन दी गई है। अब ये ऐसे ना जाके देखिए एक एंगल पे जा रही है, थीटा एंगल बना रही है इसके सेंट्रल एक्सिस से। लॉजिक अब भी वही रहेगा, हम वही कहेंगे कि मान लेते हैं ये टोटल सरफेस क्लोज्ड होगा, तो मैं अगर यहाँ पे शेड कर लूँ और मैं कह दूँ मैंने क्लोज कर लिया, तो वही टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, वो कैसे भी जाए अगर यूनिफॉर्म है तो जीरो होगी। कर्ड वाली जो है नेगेटिव होगी फ्लैट के लिए अगेन माइनस ई डॉट ऐसे लिखा जाएगा। अब बस यहाँ पे चेंज ये आएगा कि ई और एस के बीच में एंगल्स में थोड़ी चेंजिंग आएगी। देखिए एस तो क्योंकि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है वो नीचे ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर एंगल पे हो गई है। देखो वो एंगल है यहाँ पे थीटा डिग्री, अगर ये वाला एंगल थीटा डिग्री है तो बेटा ये वाला बचा हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ। इस बार कॉस 180 ना लिख के कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा जाएगा, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कॉस पाई बाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एस की जगह पे, क्योंकि वो सर्कल का एरिया अगेन जैसे पहले था पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आई होप इस बेसिक एग्जाम्पल से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो क्लोज सरफेस के लिए और फ्लैट सरफेस के लिए हम थोड़े इजी पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बेसिक फ्लक्स की कैलकुलेशन भी शायद आपने यहाँ समझी होगी, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।